हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक मैं आपको बात बता रही थी, पता है मैं मैरिड हूँ और मैं 5 साल बाद पेपर दे रही हूँ। थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट तो हो रहा है पढ़ने में, बट मैं पूरी कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं हिम्मत कर सकती हूँ तो मेरे मतलब दिमाग में ना सीए भरा हुआ है बिल्कुल। 5 साल मैं बिना पढ़ाई के मैंने पढ़ा है, बट इतना जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा। लेकिन मेरे दिमाग से सीए गया नहीं, मतलब मैं फ्री नहीं हुई हूँ। मेरे सर पे ना एक बोझ है कि मैं जब तक सीए नहीं बनूंगी ना मुझे चैन आने वाला है नहीं। तो आप सभी जो सीए कर रहे हैं वो दिल और जान से पढ़ो और सभी पास हो जाओ। तो क्या है, मुझे बड़ा मज़ा आता है एसएफएम पढ़ने में स्पेशली, क्योंकि मेरा ना शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है। चलो फालतू की बातें बहुत हो गई, अब पढ़ते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। तो मेरे साथ मई में कौन कौन पेपर देगा वो सब रेडी हो जाओ मेरे से compete करने के लिए, ठीक है। चलो अब टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किसे बोलते हैं, ठीक है। आप एक हमने पढ़ा था पार्ट वन में मैंने पढ़ा था फंडामेंटल एनालिसिस। सेकंड पार्ट है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? Technical analysis is a method of share price movements based on the study of the price graphs or charts on the assumption that the share price trends are repetitive। अब हमें फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, हम सारा फंडामेंटल देखते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, उसमें इंडस्ट्री का एनालाइज करते हैं, कंपनी को एनालाइज करते हैं। इसमें किसी को भी एनालाइज नहीं करते, इसमें सिर्फ हम शेयर का प्राइस देखते हैं। अगर प्राइस मतलब ग्रो हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है बार बार, तो रिपीटेटिव ट्रेंड्स आते हैं। तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड तो इंक्रीजिंग में ही चलेगा कुछ टाइम तक, ठीक है। तो जैसे कि ये बोल रहा है दैट शेयर प्राइस ट्रेंड्स आर रेपिटेटिव होते हैं ट्रेंड्स, ठीक है। अजम्पशन है इसमें टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ प्राइस ग्राफ्स और चार्ट्स। इसमें सिर्फ प्राइस ग्राफ और चार्ट्स देखते हैं, और किस अजम्पशन पे देखते हैं कि दैट द शेयर प्राइस ट्रेंड्स आर रेपिटेटिव। ट्रेंड्स क्या हैं? रेपिटेटिव हैं, ठीक है। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, द टेक्निकल एनालिस्ट इज कंसर्न विद द फंडामेंटल स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ ए कंपनी और एन इंडस्ट्री। ही स्टडीज इन्वेस्टर एंड द प्राइस। ये क्या टेक्निकल क्या स्टडी करता है? प्राइस का बिहेवियर स्टडी करता है। अ टेक्निकल एनालिस्ट अटेम्प्ट्स टू आंसर टू बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर कट दिख रहा है कि भैया प्राइस बढ़ ही रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। इज देन आर देयर इंडिकेशन दैट द ट्रेंड वुड रिवर्स। ऐसा तो नहीं दिख रहा कहीं ट्रेंड जो चल रहा था वो रिवर्स होने वाला है। मतलब दो क्वेश्चन है कि एक तो साफ दिख रहा है कि ट्रेंड मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा ये अगर साफ ये दिख जाए कि ये रिवर्स भी हो सकता है। दो क्वेश्चन अगर दिमाग में है, दो क्वेश्चन अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अजम्पशंस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस की अजम्पशंस क्या हैं? टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। कौन कौन से हैं? द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ स्टॉक, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है। द सप्लाई एंड डिमांड इज एक्चुअली गवर्न बाय द सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, डिमांड किस पे डिपेंड करती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था एनपीए के ऊपर कि जैसे कि पहले नीरव मोदी और कई सारे केसेस हो गए थे, उसके बाद जो इनिशिएटिव लिया गया, रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द एनपीए बर्डन ऑफ बैंक्स में एक्चुअली इंक्रीज द डिमांड फॉर ए बैंकिंग स्टॉक्स। ऑब्वियस ही बात है, जब बैंकिंग जो एनपीए वगैरह जो खत्म हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो बैंक के शेयर सब खरीदना चाहेंगे क्योंकि बैंक में ग्रोथ होगी फिर। थर्ड अजम्पशन क्या है? स्टॉक प्राइजेज जनरली मूव इन अ ट्रेंड्स विच कंटिन्यू फॉर ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। इसमें थर्ड अजम्पशन हमारी ये है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो कुछ टाइम तक बढ़ते ही हैं। ये हमारी अजम्पशंस होती है टेक्निकल एनालिसिस में। और फोर्थ अजम्पशन क्या है? टेक्निकल एनालिसिस रिलाइज अपॉन अ चार्ट एनालिसिस विच शोज द पास्ट ट्रेंड्स इन अ स्टॉक प्राइस रेदर देन द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस शीट और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्या करते हैं? चार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होगा, जैसे मान लो मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं दोनों टेक्निकल एनालिसिस भी करूँगी, फंडामेंटल एनालिसिस भी करूँगी। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर किसी भी पर्सन को मैं रेफर करूँगी कि वो कभी
ट्रेड ना करें, ठीक है। कभी कभार तुक्का चलता है, बट सभी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्या हो गया, अच्छा चार्ट पे रिलाई करते हैं, मतलब अगर और जो पास्ट में अगर बढ़ा होगा तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे आगे भी बढ़ने वाला होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है। 3 प्रिंसिपल्स हैं इसके। द मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब हमें जो न्यूज़ होती हैं या फिर बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट लॉस है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मार्केट सभी डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है। मतलब जो शेयर का प्राइस है ना उसके अंदर सारा चीज़ आ जाती है। मैनी एक्सपर्ट इसको बहुत सारे जो हैं एक्सपर्ट्स अच्छा नहीं मानते इस चीज़ को, कि मैनी एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज इट ओनली कंसिडर्स द प्राइस मूवमेंट, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स को कंसिडर करता है और इग्नोर कर देता है फंडामेंटल फैक्टर्स को, इसलिए कुछ जो लोग हैं इसे अच्छा नहीं मानते, ठीक है। और हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल क्या हो गया, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। जो एजम्पशन थी वही वाली सेम बात हो गई है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हम यही सोचेंगे कि आगे भी बढ़ेगा ही, क्योंकि कुछ टाइम तक बढ़ता ही रहता है। टेक्निकल एनालिसिस बिलीव दैट द प्राइस मूव इन अ ट्रेंड, अगर ट्रेंड बढ़ने का है तो आगे भी बढ़ेगा कुछ टाइम तक। इन अदर वर्ड्स आवर स्टॉक प्राइस इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू, अ पास्ट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा देन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर पहले उस ट्रेंड को जो फॉलो हो जाएगा कि अगर इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज होगा, उसके बाद दूसरा ट्रेंड दूसरे डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये जैसे इसमें लिखा था अ स्टॉक प्राइस इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू अ पास्ट ट्रेंड, अगर बढ़ रहा था तो बढ़ेगा, देन फिर उसके बाद क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। अब थर्ड प्रिंसिपल क्या है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस यूजेस चार्ट्स पैटर्न टू एनालाइज सब्सिक्वेंट मार्केट मूवमेंट्स टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स। वो ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो पास्ट में जो हुआ था वो दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डो थ्योरी क्या है। ये ऑरिजिनेट किसने करी थी, डो थ्योरी चार्ल्स डो ने ऑरिजिनेट की थी, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है और मोस्ट फेमस भी है, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल टूल फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक मार्केट। ये किसका टूल है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने के लिए देखने के लिए हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये दो थ्योरी है, वो 2 इंडेक्सेस पे बेस है, एक डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। अब ये क्या है, जैसे कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, काफ़ी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिएगा। तो डो जोन्स ने बताया, मतलब लिंक किया है इन दोनों चीज़ों को, कि अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ट्रांसपोर्टेशन भी ग्रो करेगा, तो ये दोनों में लिंक है। अब इसमें 3 टाइप्स के मूवमेंट्स बताए हैं, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट्स और डेली फ्लक्चुएशंस। प्राइमरी मूवमेंट्स क्या था, मेन ट्रेंड होता है, और इसे या प्राइमरी मूवमेंट्स या तो बियर का, मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरेगा 1 साल तक, अगर बुल मार्केट है तो बढ़ेगा 1 साल तक। तो जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, 1 साल से 2-3 साल के लिए होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मूवमेंट्स होते हैं। सेकेंडरी मूवमेंट्स छोटे होते हैं, 2 वीक्स से लेके 1 मंथ तक और मोर। डेली फ्लक्चुएशन नैरो मूवमेंट्स होते हैं, डेली ऑब्वियस सी बात है, डेली की बात करेंगे। लेकिन जब हम जो प्राइमरी मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो 1 साल और 2 साल की बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, इसमें 3 मूव्स आते हैं, ठीक है। एक आता है एक्यूमुलेशन ऑफ शेयर्स, एक आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक आता है सेलिंग। इसमें क्या होता है, देखो एक्यूमुलेशन फेज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में राकेश झुनझुनवाला हैं या फिर कोई और होंगे, तो वो क्या करते हैं, पहले बहुत सारे शेयर्स एक साथ खरीद लेंगे, तो क्या होगा, उसके बाद जब प्राइस बढ़ने लगेगा ना, 6 महीने 3 महीने बढ़ेगा, 3 महीने 4 महीने तक बढ़ता रहेगा, जो नॉर्मल पर्सन है वो सोचेगा अरे वाह ये तो प्राइस बढ़ रहा है, हमें खरीद लेना चाहिए था, तो वो क्या करता है, उस टाइम वो खरीद लेता है। 3 महीने 4 महीने हो गए होते हैं, जब उसने देखा कि भैया ट्रेंड तो ये इंक्रीज ही बढ़ ही रहा है, तो वो उस टाइम पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। सेकंड मूव क्या आ गया, पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। जब पब्लिक पार्टिसिपेट करने लग जाती है, फिर 2-3 महीने और बढ़ता है, फिर क्या करते हैं, जैसे ही वो हाई पीक पर पहुंचता है, तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हैं, वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर जब वो सस्ता प्राइस हो जाएगा, बाद में वो परचेज करते हैं। तो ये 3 मूव्स आ गए, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, डो थ्योरी क्या इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, वेयर द मार्केट इज एंड द वेयर इज गोइंग, कहाँ पे है और कहाँ पे जा रहा है, ऑल्दो नॉट हाउ फार और हाई। Theory. This theory was based on analysis of 75 years
स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स एंड चार्ट्स। ठीक है, 75 ईयर्स के प्राइजेस लिए हैं, फिर इनसे चार्ट्स बनाया गया है। ही डिफाइन प्राइस मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेव्स। जो प्राइस मूवमेंट्स है कि टर्म्स बता रखे हैं, वेव्स की टर्म्स में बता रखा है। एलाइट फाउंड दैट द मार्केट्स एग्जिबिटेड सर्टेन रिपीटेड पैटर्न्स और वेव्स। ये एलाइट ये बताते हैं कि जो मार्केट है वो रिपीटेड पैटर्न्स और वेव्स को रिपीट करता है, मतलब रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं इसमें। Waves is the movement of the market price from one change in the direction to the next change in the same direction. Wave is a movement. Wave क्या है? एक movement है of the market price. किसका? Market price का. From one change in the direction to the next change in the same direction. मतलब अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही नेक्स्ट में भी, अगर गिरेगा तो फिर गिरेगा ही। तो ये मतलब सेम डायरेक्शन बताता है। These waves are resulted from the buying and selling impulses emerging from the demand and supply pressure on the market. These waves are resulted from buying and selling impulses emerging from the demand and supply pressures on the market. इसमें दो तरह के पैटर्न हैं, एक इम्पल्सिव पैटर्न और करेक्टिव पैटर्न। अब एक पहले ग्राफ बता देती हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको समझ आएगा। एक लाइन चार्ट है, जैसे ये है इम्पल्सिव मतलब बढ़ता हुआ। अगर ये लाइन बढ़ रही है दैट मीन्स इम्पल्सिव वेव बोलेंगे। ये क्या, कौन सी वेव है? इम्पल्सिव वेव। अगर वो प्राइस गिर रहा है, करेक्टिव वेव। तो ये इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, तो वेव इनको बोलते हैं। ठीक है, अगर बड़ा चार्ट होगा तो इस तरीके से नहीं, वो पूरा 3 वेव्स होगी, उन्हें इम्पल्सिव वेव ही बोलेंगे। अगर करेक्ट हो रही है फिर वो करेक्टिव वेव होंगी। तो इसमें लेकिन छोटा चार्ट है तो इसलिए ऐसे बोलेंगे। अब देखो इम्पल्सिव वेव मतलब जो बढ़ रही थी वो, देयर विल बी 3 or 5 वेव्स इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब जो बढ़ रहा है तो बड़े डायरेक्शन में, दैट इज मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एज द लार्ज साइज। ये क्या इंडिकेट करता है? ये बुल और बियर फेज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा करेक्टिव पैटर्न, जो मतलब जब जो लाइन गिर रही थी, जब कंपोज्ड ऑफ 3 सब वेव्स। इसमें कितनी वेव्स होती हैं? 3 सब वेव्स होती हैं। करेक्टिंग द अर्लियर राइज इन केस ऑफ बुल मार्केट एंड द फॉल इन केस ऑफ द बियर मार्केट। ठीक है, बियर मार्केट दैट इज मूव अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द नेक्स्ट लार्जर साइज। ये कब मूवमेंट करता है? मतलब मूव्स इन अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड, मतलब अगर बढ़ रहा था तो इसने करेक्ट करके वो गिरा दिया। अगर गिर ही रहा था मार्केट, मतलब बियर मार्केट था, बहुत गिर रहा था, इसने करेक्ट करके वो मार्केट थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इसे बोलते हैं करेक्टिव वेव्स, जो करेक्ट कर रही होती है, मूव्स इन अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द नेक्स्ट लार्जर साइज। रैंडम वॉक थ्योरी, जब इसमें नाम से ही पता लग रहा है रैंडम वॉक कि कैसे भी मर्जी ऐसे इधर उधर उधर, कोई मतलब एक पैटर्न नहीं है कि भैया चलो बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी बढ़ रहे हैं कभी गिर रहे हैं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल कैसे भी। रैंडम वॉक हाइपोथेसिस मतलब जो assumptions होती हैं। रैंडम वॉक हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट द बिहेवियर ऑफ द स्टॉक प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल है एंड देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट प्राइस एंड द शेयर्स एंड देयर फ्यूचर प्राइसेस। कोई मतलब वो नहीं होता, लिंक नहीं होता। जैसे अभी हमने पढ़ा वो वेव थ्योरी, उसमें तो बता रखा था कि भैया लिंक होता है, रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं वगैरह वगैरह, बट इसमें ये रैंडम वॉक थ्योरी में क्या है कि प्रेजेंट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का कोई भी लिंक नहीं होता। Proponents of this hypothesis argue that the market prices are independent. Market prices क्या हैं? वो independent हैं। In the layman's language, it may be said that the prices on the stock exchange behave exactly the way a drunk would behave while walking in a blind line. That is up and down with the unsteady way, going in any direction he likes, bending on the side once and the other side on the second time. मतलब जैसे मर्जी चला, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कि वो शराबी चलता है, लड़खड़ाता हुआ कभी इधर कभी इधर, तो वो उसी तरीके से चलता है मार्केट अकॉर्डिंग टू रैंडम वॉक थ्योरी। ठीक है, अब क्या है, द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी पुट आउट अ सिंपल आर्ग्यूमेंट। जो सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को वो बोलते हैं प्राइस ऑफ द शेयर्स इन स्टॉक मार्केट नेवर बी प्रेडिक्टेड। द रीजंस इज दैट द प्राइस ट्रेंड्स आर नॉट रिजल्टेड ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर बट दे रिप्रेजेंट स्टैटिकल एक्सप्रेशंस ऑन द पास्ट डाटा। There may be periodical ups and downs in share prices, but no connections
can be stabilized between two successive peaks and the troughs. Technical analysts use three types of charts for analyzing data. टेक्निकल जो एनालिस्ट है ना वो थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज़ करते हैं। पहला चार्ट में बार चार्ट है। बार चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, जैसे बार चार्ट इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें वर्टिकल लाइन होती है और ये दो बाहर निकली हुई होती हैं लाइन, इस मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो बाहर की तरफ निकली होती हैं। ये बाहर निकली दैट मीन्स ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ से ओपन हुआ डे का मतलब अगर एक दिन की बात करते हैं, यहाँ ओपन हुआ प्राइस, यहाँ नीचे मतलब लोएस्ट पे पहुँचा, फिर हाईएस्ट प्राइस पहुँचा, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हम ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और जैसे अ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द लोएस्ट टू द हाईएस्ट प्राइस। जो वर्टिकल लाइन है क्या रिप्रेजेंट करती है, लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस शो करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बार, जो कि बार से बाहर की ओर निकली है, प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर की ओर निकली हुई है, रिप्रेजेंट द क्लोजिंग प्राइस फॉर द पीरियड। ये क्या शो करती है, क्लोजिंग प्राइस शो करती है। जैसे ओपन कितने पे हुआ, 60 रुपये पे शेयर का ओपनिंग हुई है, ठीक है। हाईएस्ट क्या पहुंच गया 65, लेकिन उस दिन जो ट्रेड हुआ वो 55 पे भी मतलब 55 भी पहुंच गया। लोएस्ट प्राइस क्या था 55, ठीक है। क्लोज किस पे हुआ, बट 63 पे वो क्लोज हो गया। तो हमारा ये क्या है, हमारा ये बार चार्ट है, ठीक है। अ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द लोएस्ट टू द हाईएस्ट प्राइस। वर्टिकल लाइन क्या करती है, लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस को शो करती है। लेकिन जो शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर की ओर निकली हुई है, फ्रॉम द बार रिप्रेजेंटिंग द क्लोजिंग प्राइस फॉर द पीरियड। ये क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस को शो करती है, ठीक है। Since volume and price data are often interpreted together, it is common practice to plot the volume traded immediately below the line and the bar charts. Since the volume and the price data are often interpreted together, it is a common practice. ये common practice है to plot the volume traded, और जो volume भी दिखाओ immediately below the line and the bar charts. टेक्निकल एनालिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट यूज करते हैं। हमने पहला क्या पढ़ लिया, हमने बार चार्ट, और दूसरा क्या चार्ट है हमारा, दूसरा है हमारा लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट कैसा होता है कि लाइंस आर यूज टू कनेक्ट सक्सेसिव डेज प्राइस। जैसे आज का प्राइस मान लो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट डे बढ़ गया, ये 120 हो गया, ठीक है। तो ये सक्सेसिव क्लोजिंग प्राइस का है। बट ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है ना, डॉट है, ये क्लोजिंग प्राइस है एक दिन की, ठीक है। जैसे मान लो आज 100 रुपये पे क्लोज हुआ, अगले दिन 120 पे क्लोज हुआ, फिर अगले दिन भी 120 या फिर 119 पे क्लोज हो गया, ठीक है। एक जैसा है तो 120 भी ले सकते हैं। ये अगला 125 पे क्लोज हुआ या फिर 130 या 140 पे क्लोज हुआ, तो ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। द क्लोजिंग प्राइस फॉर ईच पीरियड इज प्लॉटेड एज ए पॉइंट। ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस फॉर ईच पीरियड इज प्लॉटेड एज ए पॉइंट। पॉइंट जो है वो क्लोजिंग प्राइस को शो करता है। लाइंस आर यूज टू कनेक्ट सक्सेसिव डेज प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट डे का प्राइस को ये कनेक्ट करने के लिए लाइन बनती है। तो ये क्या हो गया, हमारा लाइन चार्ट हो गया, ठीक है। ये डे का भी हो सकता है, वीक का भी हो सकता है, और ये मंथ का भी हो सकता है, बट यहाँ पे लेंगे क्लोजिंग प्राइस। पॉइंट एंड फिगर चार्ट, थर्ड चार्ट क्या हो गया हमारा, पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो गया। ये क्या किस लिए यूज होता है, आर यूज टू डिटेक्ट रिवर्सल्स इन अ ट्रेंड। हम ट्रेंड का रिवर्सल है या नहीं है, हम इसके लिए यूज करते हैं। फॉर प्लॉटिंग अ पॉइंट को प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंड फिगर चार्ट वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड द बॉक्स साइज। हमें पहले क्या बॉक्स का साइज डिसाइड करना पड़ेगा, एंड द रिवर्सल क्राइटेरिया, कि रिवर्सल का क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब हमें जो है पहले से ही बनाना पड़ेगा। बॉक्स का साइज इज द वैल्यू ऑफ ईच बॉक्स ऑन द चार्ट। ईच बॉक्स कुड बी ₹1, ₹2। द स्मॉलर द बॉक्स साइज द मोर सेंसिटिव वुड बी द चार्ट बी टू द प्राइस चेंज, ठीक है। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स यहाँ पे जो बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका साइज हो सकता है ₹1, ₹2। जितना बड़ा बॉक्स हो गया या फिर जितना छोटा बॉक्स हो गया उस पर प्राइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मार्केट इंडिकेटर्स, जो मार्केट को इंडिकेट करते हैं। जैसे ब्रेथ इंडेक्स हो गया, वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस हो गया, कॉन्फिडेंस इंडेक्स हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस हो गया, और ऑड लॉट थ्योरी हो गया। पहला है ब्रेथ इंडेक्स। इसमें क्या है, इट इज एन इंडेक्स दैट कवर्स ऑल द सिक्योरिटीज ट्रेडेड। ये सभी को कवर करता है जो भी सिक्योरिटीज ट्रेडेड होती हैं। इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द नेट एडवांसेस या फिर डिक्लाइंस इन द मार्केट बाय नंबर ऑफ इश्यूज ट्रेडेड।
मतलब डिक्लाइन जो भी एडवांसेस, मतलब जो भी शेयर्स राइज हुए थे, लेट से 1100 हमारे टोटल सिक्योरिटीज हैं, उसमें से 500 बढ़ गई और 600 नहीं बढ़ी, तो डिक्लाइन क्या होगी, 600 हो गई, और एडवांसेस क्या हो गई, 500 हो गई। ठीक है, तो एडवांस मतलब जिनका प्राइस बढ़ा है। अब वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स क्या है, द वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट प्रोवाइड्स यूजफुल क्लूज ऑन हाउ द मार्केट वुड बिहेव इन द नियर फ्यूचर। बुल मार्केट राइजिंग मार्केट प्लस डिक्रीज वॉल्यूम, और बियर मार्केट मतलब जो मार्केट गिर रहा है तो वो क्या है, फॉलिंग मार्केट। ठीक है, बियर मार्केट हो गया, एंड ड्विडलिंग वॉल्यूम। द वॉल्यूम कंसेप्ट इज बेस्ट यूज्ड विद द अनदर मार्केट इंडिकेट्स confidence index. It is supposed to reveal how willing the investors are to take a chance in the market. It is the ratio of high grade bond yield और low grade bond yield का ratio है ये. It is used by the market analyst as a method of trading or a timing the purchase and the sale of stock. It is used by the market analyst जो क्या करते हैं, इसे यूज किस लिए करते हैं, as a method of trading or timing the purchase and the sale of stock. इंडिकेटर्स पढ़े कौन कौन से, ब्रेथ इंडेक्स, वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स और कॉन्फिडेंस इंडेक्स। और हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। ठीक है, इसे RSA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। द रिलेटिव स्ट्रेंथ कंसेप्ट सजेस्ट दैट द प्राइजेस ऑफ सम सिक्योरिटीज राइज फास्टर इन अ बुल मार्केट। बुल मार्केट में फास्टर राइज होती हैं और डिक्लाइन मोर स्लोली इन द बियर मार्केट देन अदर सिक्योरिटीज, दैट इज सम सिक्योरिटीज एग्जिबिट रिलेटिव स्ट्रेंथ। इन्वेस्टर्स विल अर्न हायर रिटर्न. Investor will earn higher return by investing in securities which have a demonstrated relative strength in the past, because the relative strength of the security tends to remain undiminished over time. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, ऑड लॉट थ्योरी। ऑड लॉट थ्योरी में क्या है, दिस थ्योरी इज ए कॉन्ट्ररी ओपिनियन थ्योरी. इट अज्यूम्स दैट द एवरेज पर्सन इज यूजली रॉन्ग and that a wise course of action is to purchase a strategies contrary to the popular opinion. The odd lot theory is used primarily to predict tops bull markets and but also to predict reversals in the individual securities. But अब nowadays ये odd lot theory अब यूज नहीं होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल, कि सपोर्ट लेवल कैसे देखते हैं हम और रेसिस्टेंट लेवल कैसे देखते हैं, और ये सपोर्ट लेवल किसे कहते हैं और रेसिस्टेंट लेवल किसे कहते हैं। ये पेज नंबर 3.21 पे है हमारी जो बुक में है, स्टडी मैट जो ICI का है। अब इसमें देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि कैसे हम ईजिली हम सपोर्ट प्राइस और रेसिस्टेंट लेवल हम ढूंढ सकते हैं। सपोर्ट लेवल क्या होता है पहले तो ये बता देती हूँ आपको। सपोर्ट लेवल जो जिसने सपोर्ट करा उससे नीचे हमें प्राइस नहीं जाता, उससे नीचे प्राइस नहीं जाता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट लेवल बोलेंगे। रेसिस्टेंट लेवल अगर प्राइस ज़्यादा था तो उससे ऊपर नहीं गया है आगे वाले टर्म में, तो ये हमारा रेसिस्टेंट लेवल हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मतलब रुक जाता है, पहले तो खैर था, तो ये वाला जो है एक दूसरा फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया। तो इसमें हम जैसे मान लो इसमें सबसे नीचे क्या है, ट्रिक ये है, इसमें सबसे नीचे जो प्राइस गया है इसमें पूरे में नियर फ्यूचर आप एक स्केल लेके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ये स्केल तो नहीं है बट मैंने ये देखा, तो देखो मैं आपको इसका बताती हूँ। ये सबसे लोएस्ट था, ठीक है, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं गया है, आगे में नीचे से नीचे गया, सबसे नीचे वाला है, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। क्या है, 100। कंपनी ये कौन सी कंपनी, कंपनी ए में ये हो गया 100। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी ए का सपोर्ट लेवल 100 है। और अब इसमें देखो रेसिस्टेंट मतलब इसकी जो बिल्कुल इसके साथ में जो प्राइस हो गया उसको हम रेसिस्टेंट लेवल होंगे, जो मतलब इसके साथ ही होगा। ये सपोर्ट लेवल हो गया तो इसके ऊपर वाला रेसिस्टेंट लेवल ही होगा। तो अब देखो ये यहाँ पर हो गया मतलब 120 के ऊपर, तो 125 मान लो, जो 126 मान लो ये कर, तो कंपनी ए का सपोर्ट लेवल 100 हो गया और 125 आपका क्या हो गया, ये रेसिस्टेंट लेवल। अब देखो आंसर भी देख लो, इसमें बोलते हैं कि एट द टाइम अबाउट 100 एंड 125 सपोर्ट लेवल एंड रेसिस्टेंट लेवल कंपनी ए का 100 और 125 है। अब चलो एक में हो गया, अब कंपनी बी में देख लो। अब इसमें जैसे हम देखो नेक्स्ट हम कंपनी बी में देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे नीचे ये तो नहीं है, ये है सबसे नीचे। ठीक है, इसे देखो, ठीक है, ये 140 पे हो गया और इसके जस्ट ऊपर वाला देखो
तो सीधे सीधे कर लो तो 160 पहुंच गया, 159 भी लिख सकते हैं लेकिन 160 सीधे सीधे। तो ये हम आसानी से इसमें फाइंड कर सकते हैं रेसिस्टेंट लेवल और सपोर्ट लेवल। अब ऐसे अगर कोई इसमें गलती हो तो मैं तो अभी सीख रही हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग ये लॉजिक बिल्कुल सही बैठता है। लेवल और रेसिस्टेंट लेवल की थ्योरी देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है वो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल व्हेन द इंडेक्स हो या फिर प्राइस हो, मतलब सेंसेक्स जो इंडेक्स है उसका हो या फिर हम किसी अगर शेयर की बात कर रहे हैं कभी उसका प्राइस हो, गोज डाउन फ्रॉम अ पीक, ठीक है, सबसे हाई था और नीचे आ जाता है, एंड द पीक बिकम्स अ रेसिस्टेंट लेवल, मतलब उसके ऊपर गया ही नहीं, वो तो रेसिस्टेंट कर दिया, ठीक है। और तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे रेसिस्टेंट लेवल बोलेंगे। व्हेन द इंडेक्स या फिर प्राइस रिबाउंड्स आफ्टर द रीचिंग अ ट्रॉट, मतलब सबसे नीचे वाले स्तर से सब्सिक्वेंटली लोएस्ट वैल्यू रीच्ड बिकम्स द सपोर्ट लेवल, फिर उससे नीचे नहीं गया तो वो क्या हो गया, हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, उससे नीचे नहीं गया है क्योंकि द प्राइस इज देन एक्सपेक्टेड टू मूव बिटवीन दीज टू लेवल्स, फिर इसके बीच में ही, जैसे हाईएस्ट लेवल हो गया और लोएस्ट लेवल, इसके बीच में ही प्राइस मूव कर रहा है, ना इससे ऊपर गया ना इससे नीचे गया। वेन एवर प्राइस अप्रोचेज द रेसिस्टेंट लेवल देयर इज अ सेलिंग प्रेशर बिकॉज ऑल द इन्वेस्टर्स हु फेल टू सेल एट द हाई वुड बी कीन टू लिक्विडेट, मतलब रेसिस्टेंट लेवल था, ठीक है, तो हाई था तो उसमें क्या होगा, सेलिंग प्रेशर होगा। बस ये बात है कि भैया ऐसे मतलब हाईएस्ट उस पर है, उससे ऊपर जानी ना तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट गिर सकता है इसलिए। वाइल वेन एवर द प्राइस अप्रोचेज द सपोर्ट लेवल, अगर सपोर्ट लेवल है देयर इज ए बाइंग प्रेशर, मतलब हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ना गिर तो रहा नहीं है तो हम अब खरीद लेते हैं। देयर इज ए बाइंग प्रेशर एज ऑल दोज इन्वेस्टर्स हु फेल टू बाय एट द लोएस्ट प्राइस वुड लाइक टू परचेज द शेयर, फिर जिन्होंने खरीदा नहीं था ना तो वो सपोर्ट लेवल पे खरीदना चाहेंगे क्योंकि उससे नीचे प्राइस जा नहीं रहा तो भी खरीद लो अब, और फिर उससे बाद में हम जब रेसिस्टेंट लेवल आएगा तो हम उसे सेल कर देंगे। अ ब्रीच ऑफ दीज लेवल्स इंडिकेट्स अ डिस्टिंक्ट डिपार्चर फ्रॉम स्टेटस क्यू एंड द अटेम्प्ट सेट न्यूअर लेवल्स, में जो नए लेवल्स आएंगे उसमें देखेंगे। अब इसमें मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्डिंग्स में, सबसे पहले सपोर्ट लेवल देखो कि जिससे सबसे ज़्यादा कब गिरा, फिर उसके ऊपर वाला रेसिस्टेंट लेवल होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक अपना उसमें लिख दिया जिससे कि मेरे को बाद में याद रहे। क्या है इंटरप्रेटिंग प्राइस पैटर्न्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। चैनल, a series of uniformly changing tops and bottoms gives rise a channel formation, ठीक है। a series of uniformly changing tops and bottoms, uniformly मतलब एक जैसा, ठीक है। अब वेज क्या होगा, इस फॉर्म when the tops and the bottoms change in the opposite direction or when they are changing in a same direction at the different rates over time। तो मैं आपको जो स्टडी में जो ग्राफ दिया है ना एक बार वो दिखा देती हूँ। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक ही उससे ऐसे लाएंगे यूनिफॉर्मली, है ना। जैसे 100 प्राइस था 120 हो गया, 110 गिरा फिर 100, मतलब ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इस तरीके से 100 से 120 हो गया, 110 गिर गया फिर 125 बढ़ गया, मतलब अगर ऐसे लाइन खींच जाएंगे तो ये पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारा चैनल हो गया। वेज मतलब मान लो यहाँ पे था प्राइस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम वेज की बात करें गिरते हुए मार्केट की, तो यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो मतलब ऐसे करके हमारी पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, तो हम इसे वेज बोलेंगे, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर, नेक्स्ट क्या है, हेड एंड शोल्डर की थ्योरी पढ़ लेते हैं। द नेक लाइन ऑफ द पैटर्न, द नेक लाइन, ठीक है। पैटर्न इज फॉर्म बाय जॉइनिंग पॉइंट वेयर द हेड एंड शोल्डर मीट। The price movements after the formation of the second shoulder is crucial. The price movements after the formation of the second shoulder is crucial. If the price goes below the neckline, अगर प्राइस जो है नेकलाइन से नीचे जाएगा, then a drop in a price indicated when the drop expected to be equal to the distance between the top and the head of the neckline. अब जैसे इसको हम जैसे बोलेंगे ये टॉप पर है, ठीक है, ये लोएस्ट है, तो ये हेड एंड शोल्डर का ये ग्राफ हो गया, ठीक। अब जैसे टॉप पैटर्न की ही बात कर लेते हैं, इसमें दो तरह के हो गए ना। अब मैं इसमें छोटा छोटा करके बताते हैं। हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस हैज़ ए लेफ्ट शोल्डर अ हेड एंड द राइट शोल्डर। इफ द प्राइस फॉल्स बिलो द नेक लाइन अ प्राइस डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड। हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न,
हेड एंड शोल्डर का टॉप पैटर्न। जैसे मैंने ये बना रखा है पैटर्न, जितना पहले गिरा, पहले यहाँ तक गिरा था, ठीक है, बढ़ के फिर उससे ज़्यादा गिरता है नेक्स्ट टाइम, उससे ज़्यादा, मतलब यहाँ तक था, इससे नीचे गिरेगा अब, ठीक है। तो दिस हैज़ अ लेफ्ट शोल्डर, अ हेड एंड द राइट शोल्डर। इफ द प्राइस फॉल्स बिलो द नेकलाइन, अगर नेकलाइन से प्राइस फॉल करता है, अ प्राइस इज डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड, मतलब फिर नेक्स्ट टाइम भी हम ये सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी प्राइस उससे ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सेल कर दो। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब बुलिश डेवलपमेंट है ये, जितना गिरता है नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा बढ़ता है, मतलब इतना गिरा तो जोर से फिर उछल के फिर इतना बढ़ गया, फिर गिरेगा, फिर जोर से फिर बढ़ता है, जितना गिरता है नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा बढ़ता है, दैट इज गिरता कम है बढ़ता ज़्यादा है, हर बार न्यू हाई बनाता है, ठीक है। मैंने ये अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है जिससे कि मेरे को याद रहे। द प्राइस राइज टू अबव द नेक लाइन सजेस्ट प्राइस राइज इज इमिनेंट एंड द सिग्नल टू परचेज, क्योंकि हमें दिख रहा है हर बार है ना गिरता कम है बढ़ता जाता है, तो इसलिए अब हम इसे खरीद लेते हैं, जिससे कि हम हाई लेवल पे इसे सेल कर देंगे अगर इस तरह का हमें पैटर्न दिख रहा है तो, ठीक। नेक्स्ट है ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन। दिस फॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स अ पैटर्न ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का पैटर्न होता है ये, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विच वे द प्राइस विल ब्रेक आउट, कैसे जा रहा है कुछ पता नहीं चलता। इसमें ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन का, जैसे यहाँ पे है मेरा एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न इसमें दे रखे हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा फ्लैग एंड पीनट्स फॉर्म। दिस फॉर्म सिग्निफाइज अ फेज आफ्टर विच द प्रीवियस प्राइस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, मतलब जो लास्ट टाइम जो प्राइस हुआ था ना वो कंटिन्यू होने वाला है, तो इसे हम बोलेंगे फ्लैग एंड पीनट्स पैटर्न, जैसे कि ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो पैटर्न आया था वो नेक्स्ट टाइम रिपीट करेगा, तो मतलब इसमें हम ये देखें दिस फॉर्म सिग्निफाइज अ फेज आफ्टर विच द प्रीवियस प्राइस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, जो पहले फेज आया था ना वो दोबारा से कंटिन्यू करेगा, तो हम इसे अगर गिर रहा था तो गिरता हुआ दोबारा से रिपीट होगा, अगर बढ़ रहा था तो दोबारा बढ़ता हुआ रिपीट होगा, ठीक है, जिसे बोलेंगे फ्लैग्स एंड पीनट्स फॉर्म। डबल टॉप फॉर्म, नेक्स्ट क्या है डबल टॉप फॉर्म। दिस फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ बियरिश डेवलपमेंट, सिग्नल्स दैट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। डबल टॉप फॉर्म बन गया है तो इसे क्या फॉल का ये है। डबल बॉटम फॉर्म बन गया है, बॉटम नीचे। दिस फॉर्म रिप्रेजेंट्स बुलिश डेवलपमेंट सिग्नलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज। सिंपल सी बात है, अगर दो बारी गिर गया है ना तो अगली बारी तो हम बढ़ने के चांस दिखेंगे, दो बारी तो गिर चुका है अब तो क्या बढ़ेगा ही। अगर टॉप फॉर्म बन गया है दो बार बढ़ गया भाई, इससे अब है ना अब तो मार्केट गिरने वाला है, तो मतलब ज़्यादातर एक्सपेक्टेड ये होता है, क्योंकि फिर सेलिंग प्रेशर बन जाता है, जब हाई जाता है तो लोग सोचेंगे अब है ना सेल कर देते हैं, क्या पता मार्केट गिर जाए। तो इसी तरीके से जैसे कि इसमें देखो ग्राफ में दो बारी हाई, यहाँ पहले हाई था फिर और हाई पहुँच गया, ठीक है। तो अब हम जो भी अब देखो दो बारी हाई हो गया ना, अब पता क्या करेंगे, मतलब से मैं होती अगर मैं इन्वेस्ट करती अब भाई बस अब पता लगा मार्केट गिर जाए यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो इसके बाद जो क्योंकि सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, सभी जो भी इन्वेस्टर्स होंगे तो क्या है मैं भी होंगी या फिर आप भी होंगे, तो आप क्या करेंगे सेल कर देंगे। दो बारी हाई हो गया तो अब मार्केट गिर सकता है तो हम गिर देंगे। अगर दो बारी मार्केट गिर चुका है, दो बारी मार्केट ज़्यादा गिर चुका है, तो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि भैया अब लोस प्राइस होगा, जो क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो यहाँ पर इस लेवल पे खरीदते हैं, तो मार्केट ज़्यादातर बढ़ता ही है। इसके बाद अगर दो हमारे दो लेवल नीचे गिर गया है तो दो बारी वो बन गया है पैटर्न। अब गैप क्या है? अ गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग प्राइस ऑन अ ट्रेडिंग डे एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग डे। पिछले जो ट्रेड हुआ था उसका क्लोजिंग प्राइस और आज का जो था ओपनिंग प्राइस, उसे क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। जैसे कल मार्केट जो बंद हुआ था वो 400 प्राइस था, लेकिन जैसे ही मार्केट खुला वो 412 दिखा रहा है, 412, तो इसे गैप बोलते हैं। द वाइडर द गैप द स्ट्रॉन्गर द सिग्नल फॉर द कंटिन्यूस ऑफ द ऑब्जर्व ट्रेंड। आपने कई बार देखा होगा ना, जब आप न्यूज़ देखते हैं, अगर जैसे बजट बहुत अच्छा आया, डेट से बजट बहुत अच्छा आया है, चाहे बैंकिंग के सेक्टर के लिए या फिर इंडस्ट्रियल किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अच्छा लग रहा है सबको, तो लास्ट टाइम जो प्राइस अगर 1000 रुपये था ना, तो जैसे ही मंडे को मार्केट खुलेगा आपको वो 1000 की जगह 1100 भी ओपनिंग प्राइस दिख सकता है, 1000 नहीं दिखेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं गैप। अगर ज़्यादा गैप आ रहा है ना तो इसका मतलब है सिग्नल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑब्जर्व ट्रेंड। उस ट्रेंड को ऑब्जर्व करो और जब हाई होगा तब सेल कर देना, ठीक है। मुझे मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती हूँ।